देखिए, अब हमारा विलगित परमाणु की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बारे में जानेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड एटम के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, देखिए जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल, देखिए सबसे पहले तो थोड़ा सा जान लीजिए, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं वह फिक्स्ड ऑर्बिट के नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि परमाणु का ये नाभिक है, तो इसके ऑर्बिट के चारों ओर, फिक्स ऑर्बिट के चारों ओर घूमते रहते हैं, यानी कि जो ये ऑर्बिट होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, तो जैसे देखिए, मान लीजिए ये परमाणु का नाभिक है, ठीक, ये नाभिक है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस या नाभिक होता है। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। ये फिगर है किसका? विलगित परमाणु में ऊर्जा स्तर। विलगित परमाणु में ऊर्जा स्तर की संरचना, ऊर्जा स्तर की संरचना। ठीक है, इससे हम दिखाते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल अस्थायी कक्षाओं, यानी कि फिक्स्ड ऑर्बिट के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक निश्चित कक्षा यानी कि फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन की, जो ये फिक्स्ड ऑर्बिट है और इसके जो घूमते इलेक्ट्रॉन है फिक्स्ड ऑर्बिट के चारों तरफ घूमते इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो भी फिक्स्ड होती है। क्या होती है? फिक्स्ड एनर्जी होती है। इसका अर्थ यह होता है, क्या होता है? देखिए, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड होती है। इसका अर्थ यह होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के इन निश्चित मानों के अतिरिक्त, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के इन निश्चित मानों के अतिरिक्त किसी अन्य मान पर उपलब्ध नहीं हो सकता। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से संबंधित ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होती है इसको किससे हम नापते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट व जूल का संबंध, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर 19 जूल। कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल होता है। तो देखिए, हमने क्या बताया था कि एक नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, उनकी जो ऊर्जा होती है वो भी फिक्स्ड होती है। ठीक, किसी परमाणु में ऊर्जा उसकी नाभिक न्यूक्लियस से दूरी पर निर्भर करती है। जो नाभिक होती है इससे इसकी दूरी पे, इलेक्ट्रॉन्स की दूरी पे निर्भर करती है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितनी अधिक दूर होगा उसकी ऊर्जा उतनी अधिक होगी। देखिए, समझिए, तो जो नाभिक से जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितनी दूरी पे होंगे तो इनकी ऊर्जा क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी।
देखिए बहुत ही अच्छी चीज है। अर्थात ऊर्जा जितनी ही अधिक होगी, यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अत्यंत पास हो तो उसकी ऊर्जा बहुत कम होगी। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के बहुत पास है, तो इसकी जो ऊर्जा होगी, जैसे मैंने बताया था 2 होती है, जो मैंने परमाणु क्रमांक के आधार पर बताया था, तो इसकी जो ऊर्जा होगी बहुत ही कम होगी, जो एनर्जी होगी इसकी बहुत ही कम होगी। किसकी? जो पास में है, N1 का, ये नाभिक क्या है? पास में है, तथा उसे उसकी कक्षा से बाहर हटाना अत्यंत मुश्किल होता है। यानी कि इसको ऑर्बिट से बाहर हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल से उसे उसकी कक्षा से बाहर हटाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। देखिए इसकी ऊर्जा क्या होगी? बहुत कम होगी, जो नाभिक के पास होगी इलेक्ट्रॉन, और इसको ऊर्जा से बाहर हटाने के लिए क्या करते हैं? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक, अब देखिए फिर थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और नाभिक से दूर है, तो उसकी ऊर्जा अधिक होगी तथा उसे कक्षा से बाहर हटाना मुश्किल नहीं होता, मतलब आराम से सरल से हटा सकते हैं। यानी कि इसको आसानी से, जैसे हमने आपसे बताया था अभी कि जब सेमीकंडक्टर जर्मेनियम सिलिकॉन के जो आउटर मोस्ट सेल्स में 4 ऑर्बिट यानी बाहरी कक्ष में उसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको आराम से हटाना सरल होती है। क्यों? क्योंकि ये नाभिक के पास नहीं होती है। ठीक है, फिर देखिए, और उसके लिए हमें कम एनर्जी की देना पड़ेगा। फिर देखिए, एक विलगित परमाणु के इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। जो विलगित परमाणु होती है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। तो ये हम समझ लिए किसके बारे में? विलगित परमाणु की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा। अब हम देखते हैं ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड, किसके बारे में? अब हमारा अगला टॉपिक है ठोस पदार्थों में ठोस पदार्थों में ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड। एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड। देखिए जो विलगित परमाणु थे, जो मैंने आपको समझाया है, जो विलगित परमाणु हैं, तो ये इनका क्या मतलब होता है? जो अगर कक्षा में नाभिक के पास है तो इनको हटाना बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो दूर होते हैं उनको हटाना बहुत ही सरल होता है, क्योंकि वो आउटर मोस्ट सेल्स में होते हैं और काफी दूर होते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं जो विलगित परमाणु की मैं बता रहा था, जो पास में होती है इसमें ऊर्जा कम होती है, और जो दूर होता है इसमें ऊर्जा अधिक होती है, जिससे इसे नाभिक के बाहर हटाना आसान होता है। अब देखिए जो आइसोलेटेड एटम होती हैं उसमें एक क्रिस्टल में विलगित परमाणु, जो एक क्रिस्टल हम लेते हैं उसमें जो विलगित यानी कि जो परमाणु होती है ऊर्जा स्तरों वाला मान्य नहीं होता है। ठीक है, ठोस पदार्थों में एक क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है, उसमें विलगित यानी आइसोलेटेड एटम्स के ऊर्जा स्तरों वाला मान्य नहीं होगा, क्योंकि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, ठीक है, जो क्रिस्टल होती है, जो मैंने आपको सिलिकॉन की क्रिस्टल संरचना बना के बताया था, जो क्रिस्टल होती है
जो क्रिस्टल है इसमें जो आइसोलेटेड एटम्स मैंने अभी आपको बताया, इसके ऊर्जा स्तर वाला जो एनर्जी होगी वो मान्य नहीं होता है। किसमें? क्रिस्टल में। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की क्यों नहीं मान्य होता ये भी देखिए, क्योंकि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति से भिन्न होता है। क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति होती है वो विलगित परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की स्थिति से क्या होती है? भिन्न होता है। ठीक, एक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की कक्षा ऑर्बिट केवल उसके अपने परमाणु के ही आवेशों पर ही निर्भर नहीं करती हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन, जो एक क्रिस्टल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं की कक्षा जो होती है, क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन यानी कि जो कक्षा केवल उसके परमाणु के आवेश पर, किस पे? परमाणु के आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि उसके आसपास के परमाणु एटम्स के नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के आवेशों पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? उसके आसपास, क्रिस्टल के आसपास के, उसके यानी जो क्रिस्टल के आसपास जो परमाणु हैं और उनके नाभिक पे, उनके आवेशों पर निर्भर करते हैं। क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा निकट वाले परमाणु के आवेशों से भी प्रभावित होती है। देखिए बहुत अच्छी चीज है, जो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा जो ऑर्बिट होती है, इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट होती है क्रिस्टल में, वो निकट वाले परमाणु के आवेशों से भी प्रभावित होती है। जो निकट वाले परमाणु होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होती है, जो उनके आवेश होते हैं उससे भी प्रभावित होती हैं। क्रिस्टल के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के चारों ओर वितरण यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भिन्न भिन्न होता है। जो क्रिस्टल होती है, मान लीजिए क्रिस्टल है, तो इसके चारों ओर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आवेशों का वितरण है, वो क्या होगा? अलग अलग होगा। आवेशों का वितरण अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न होता है। इस एक विशेष कक्षा के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में थोड़ा अंतर अवश्य होता है। देखिए अगर एक विशेष कक्षा के यानी कि ऑर्बिट के अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनकी ऊर्जा में थोड़ा न थोड़ा अंतर जरूर होगा। देखिए आइए हम थोड़ा सा इसको एनर्जी बैंड डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए आप लोग को जब भी क्लासेस न समझ में आया करे तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछें, नहीं पूछेंगे तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। और देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके आगे क्लास के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमेशा ही काम आएगा आप लोगों को। अगर थोड़ा सा भी जानते रहेंगे इसके बारे में, अगर कोई कहीं भी डिस्कस करेगा तो तुरंत समझ जाएंगे क्या है ये, क्या नहीं है। और जब हम पढ़े ही नहीं रहेंगे तो कैसे जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। एनर्जी गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी होती है? सिलिकॉन की। देखिए ये सिलिकॉन का ऊर्जा बैंड, ये फिगर किसकी है? ठोस सिलिकॉन का ऊर्जा बैंड है। ठोस सिलिकॉन का ऊर्जा बैंड। तो देखिए एक क्रिस्टल के परमाणु में जो
प्रथम कक्षा होता है, यानी कि प्रथम कक्षा में लाखों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने लाखों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन सब की ऊर्जा भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। देखिए, जो एक क्रिस्टल होती है उसके परमाणु के जो प्रथम कक्ष होगा, प्रथम कक्ष में लाखों इलेक्ट्रॉन होंगे और उनकी ऊर्जा, जो उनकी ऊर्जा होगी वो भी भिन्न भिन्न होगी। किंतु इन ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम होता है। जो ऊर्जा होती हैं उसमें जो अंतर होता है वो क्या होता है, अंतर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। यह बहुत कम अंतर वाले यानी कि क्लोजली स्पेस्ड ऊर्जा स्तर एक गुच्छा या क्लस्टर बैंड बना लेते हैं। एक गुच्छा यानी कि क्लस्टर बैंड इस टाइप का ये क्या है, एक गुच्छे टाइप का एक क्लस्टर बैंड बना लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपना अलग अलग बैंड बनाते हैं। जो इसके जो दूसरी कक्षा, जैसे मैंने आपको बताया था, ये प्रथम कक्षा है, दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना अलग अलग बैंड बना लेंगे। ठीक, बैंड बना लेते हैं। इसी प्रकार क्रिस्टल में ऊर्जा के स्तर के स्थान पर ऊर्जा बैंड होते हैं। क्रिस्टल में क्या होते हैं, ऊर्जा बैंड के स्थान पर, ऊर्जा के स्तर के स्थान पर ऊर्जा बैंड होते हैं। जैसे फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड है। तो किसमें देखिए, जो आइसोलेटेड एटम थे उसमें क्या था, जो क्रिस्टल थी फर्स्ट ऑर्बिट में लाखों इलेक्ट्रॉन थे, भिन्न भिन्न ऊर्जा बना लेते थे और ऊर्जाओं में जो अंतर होती थी बहुत कम होती थी। या बहुत कम अंतर वाले जो क्लोजली स्पेस्ड ऊर्जा स्तर एक गुच्छा क्या एक बैंड बना लेते थे पहले कक्षा में। और इसी प्रकार दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपना अलग अलग बैंड बना लेते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल के ऊर्जा के स्तर के स्थान पर ऊर्जा बैंड होते हैं, जैसे प्रथम ऊर्जा बैंड, द्वितीय ऊर्जा बैंड इत्यादि। सिलिकॉन की परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है, मैंने अभी बताया था 14। इसकी तीसरी अर्थात बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। इसका तीसरा बैंड सहसंयोजक बैंड होता है। इसका जो तीसरा बैंड होता है, क्योंकि इसके इंटरनल में 2, फिर इसके बाहरी में कितने होते हैं 8, और फिर इसके जो तीसरी बैंड होती है इसमें क्या होते हैं 4। तो ये क्या करते हैं, एक सहसंयोजक बंध यानी कि कोवैलेंट बैंड होते हैं। सहसंयोजक बैंड के ऊपर एक और चालन बैंड भी दिखाया गया है। ठीक है, जो सहसंयोजक बंध है इसके ये जो दिखाया गया है ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट बैंड भी भरा होता है सिलिकॉन का, ये सिलिकॉन का मान लेते हैं फर्स्ट, सिलिकॉन का फर्स्ट बैंड भरा होता है, सेकेंड भी भरा होता है, यानी कि 2 होंगे यानी कंप्लीट होगा। इसमें 8 होंगे, ये भी कंप्लीट होगा। लेकिन जब ये बैलेंस बंड होती है इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। और ये क्या करता है, एक सहसंयोजक बंध के माध्यम से ये भी भरा होता है। ठीक, ये भी भरा होता है। फिर हमारा इसे कहते हैं तीसरी कक्षा में थर्ड ऑर्बिट में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं तीसरी बैंड में, लेकिन इसमें कितनी की आवश्यकता होती है, 4 की। लेकिन सिलिकॉन क्रिस्टल का संयोजक बैंड जो बैलेंस बैंड होता है पूर्णतः भरा होता है, क्योंकि क्रिस्टल में सिलिकॉन परमाणु के चारों ओर पड़ोसी सिलिकॉन परमाणु पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था, जो स्ट्रक्चर बना के जो सिलिकॉन परमाणु होती है, क्रिस्टल जो होता है उसमें चारों तरफ क्या होंगे, सिलिकॉन पाए जाएंगे। तो ये एक दूसरे से बंध बना लेते हैं, यानी कि ये
पूर्ण रूप से भरा होता है। सिलिकॉन का क्रिस्टल संरचना में जो वैलेंस बैंड होता है, जो चार की आवश्यकता तो होती है, लेकिन ये भी पूरा भरा होता है। क्यों भरा होता है? सिलिकॉन की क्रिस्टल संरचना के आधार पर। क्या करते हैं, ये पड़ोसी जो सिलिकॉन के परमाणु होते हैं उससे सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। अब देखिए थोड़ा कंडक्शन बैंड के बारे में जान लेते हैं। तो कंडक्शन बैंड सहसंयोजक बैंड के ऊपर होता है, इसके ऊपर, यानी कि ये सहसंयोजक बंध है और ये चालन बैंड। इन दोनों बंध के मध्य एनर्जी गैप होती है। जो सिलिकॉन की एनर्जी जो गैप होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और संयोजक बंध से बैलेंस, जैसे संयोजक बंध से चालन बैंड में ऊर्जा ले जाने के लिए एनर्जी गैप से भी अधिक ऊर्जा देना पड़ता है, यानी कि 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक की ऊर्जा देना पड़ेगा। सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल नगण्य होता है। जो कंडक्शन बंड होती है इस पे क्या होता है, नाभिक का जो आकर्षण बल होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, निलिजिबल होता है, यानी नगण्य होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से अत्यधिक दूर होता है। ये क्या होता है, नाभिक से अत्यधिक दूर होता है। जो मैंने आपसे बताया था कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें, तो कंडक्शन बैंड में ये नाभिक से काफी दूर होता है। अतः चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसलिए चालन बैंड के इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको हम खाली, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया ठोस पदार्थों के ऊर्जा बैंड के बारे में। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए